नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन केयर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें जेनेटिक्स में के मेंडल के वंशागति के नियम कौन कौन से नियम हैं, तीनों नियम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था मेंडल का कुछ मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया था, उनकी सफलता का कारण क्यों बना। उसके बाद में मेंडल का जीवन परिचय, जैसे हमने स्टार्टिंग की थी अनुवांशिकी शब्द से, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, या फिर अनुवांशिकी शब्द में जो जीन शब्द है वो किस भाषा से हुआ। उसके बाद में हमने पढ़ा था मेंडल का यानी कि अनुवांशिकी का जनक क्यों कहते हैं। तो इस चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं मेंडल के वंशागति के नियम यानी मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रभाविकता का नियम पहला नियम है। प्रभाविकता का नियम रहता है कि जैसे दो लक्षण हैं, एक है होमोजाइजस, एक है हेटेरोजाइजस। यानी कि जैसे कोई पीढ़ी है, F1 पीढ़ी पढ़ी अपन ने यहाँ पे। F1 पीढ़ी देखो, F1 पीढ़ी में यहाँ पे जो टी लक्षण है, स्मॉल टी लक्षण है, वो प्रकट नहीं हो रहा है, जबकि कैपिटल टी जो है वो प्रकट हो रहा है। इससे इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो प्रभावी लक्षण रहता है, प्रभावी लक्षण जो रहता है यानी कि जो F1 पीढ़ी में स्वयं प्रकट हो रहा है, अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा रहा है, अपने रूप को दर्शा रहा है, वह तो कहलाएगा प्रभावी लक्षण। और जो अपने रूप को नहीं दर्शाता है यानी अपने स्वयं प्रकट नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रकट नहीं हो रहा है स्मॉल टी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कैपिटल टी यानी कि एक तरह से क्या होगा, जैसे टी है तो ये क्या हो गया, प्रभावी लक्षण। उसके बाद में स्मॉल टी क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण। कैपिटल टी क्या हो गया, प्रभावी लक्षण। अतः ये इसी नियम पर आधारित है। तो क्या कहता है मेंडल का प्रभाविकता का नियम, ये नियम एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। उसके बाद में ये एक संकर क्या है, यानी कि इसमें एक शब्द आया एक संकर, शब्द आया इसमें एक संकर। एक संकर का मतलब है वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक लक्षण के लिए केवल वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकर कहते हैं। अगर द्विसंकर रहता तो द्विसंकर जैसे अपन द्विपार्श्विक लक्षण है, 7 जोड़ी द्विपार्श्विक लक्षण है, उनमें जैसे गोलाकार, पीला, हरा, जुरीदार, तो ये क्या हो गए, द्विसंकर हो गया। द्विसंकर यानी कि जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें कितने लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, एक संकर के। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, एक संकर के संकरण के परिणाम पर आधारित है। ओनली इसमें क्या, पादप की ऊंचाई, पादप की ऊंचाई कौन कौन सी, लंबापन, बौनापन। उसके बाद में इसे बोलते हैं होमोजाइजस, दोनों को यानी समयुग्मिज, यानी कि जिसमें समान जोड़े हो, समान है ना, इसलिए इनको बोलते हैं समयुग्मिज। उसके बाद में इनके मध्य हमने क्रॉस कराया, तो यहाँ पे दोनों एक जैसे थे, एक एक ले लिया अपन ने। जब इनका क्रॉस कराया तो यहाँ पे आ गया कैपिटल डी, यानी कि इसको बोलते हैं अपन हेटेरोजाइजस, यानी कि विषम युग्मजी, जिसमें असमान जोड़े, इसलिए हम इसे कह सकते हैं विषम युग्मजी, हेटेरोजाइजस। अतः प्रभाविकता के नियम में क्या कहता है, जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी होमोजाइजस प्लांट्स में संकरण कराया जाता है तो क्या हुआ, जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी होमोजाइजस में लंबापन और बोनापन के मध्य जब संकरण कराया, इसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने भी कह सकते हैं अपन। यानी उसके बाद में जो पेरेंटल पीढ़ी है अपन की, उस पेरेंटल पीढ़ी में जो हमने क्रॉस कराया तो उसमें एक एक ले लिया अपन का अलग अलग कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस हुआ तो आगे जाके हमें प्राप्त हुआ हेटेरोजाइजस, हेटेरोजाइजस यानी विषम युग्मजी। तो कौन से संकर प्राप्त हुए, संकर कैसे प्राप्त हुए, लंबे। क्यों, कैपिटल टी इसका किसका लक्षण है, लंबेपन का, इसलिए इसमें जो पौधे प्राप्त हुए कैसे प्राप्त हुए, लंबे। यानी कि अपन पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे। उसके बाद में आता है दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम बोलो या फिर युग्मों की शुद्धता का नियम बोलो। उसके बाद में कि पृथक्करण का नियम में कुछ इसकी परिभाषा छिपी हुई है। उसके बाद में युग्मों की शुद्धता का नियम भी क्यों कहते हैं,
ये आता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ पैरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स होता है युग्मक। उसके बाद में ये नियम भी एक संकर के परिणाम पर आधारित है, यानी कि जब हम F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुआ, सभी संकर कौन से प्राप्त हुए थे? TT। जब इनका क्रॉस करवाएंगे अपन तो ये वापस अलग अलग हो जाएंगे और प्राप्त हो जाएगा अपन को TT, स्मॉल TT, कैपिटल TT। यानी कि इस नियम को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि इस नियम के अनुसार तो ये नियम भी एक संकर के परिणाम पर आधारित है। उसके बाद में आता है F1 पीढ़ी। इस नियम के अनुसार किस नियम के अनुसार? पृथक्करण के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी लिख दी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के बाद में F1 पीढ़ी के युग्मक, जो अपन F1 पीढ़ी के जो युग्मक है गैमेट्स, यानी कि जो ये युग्मक है हमारे F1 पीढ़ी के युग्मक बनते समय जब ये बना युग्मक बनते समय इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के युग्मक बनते समय दोनों एलील, ये जो एलील बना अपन का, इसके दोनों एलील बनते समय दोनों एलील हिंदी में बोले तो युग्मविकल्पी, दोनों एलील्स पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। और इसी वजह से हमें आगे इसमें बोनापन का लक्षण फिर से प्रकट होगा। तो जो पृथक्करण का नियम है, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के जो युग्मक है इसके युग्मक आगे जो बनते हैं तो बनते समय दोनों एलील्स पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। उसके बाद में और जिस कारण हमें F2 पीढ़ी में वापस जिस कारण हमें F2 पीढ़ी में होमोजाइगस इस बोनापन फिर से प्राप्त हो जाता है। हमने जब F1 पीढ़ी पे पहले क्रॉस कराया था तो हमें यहाँ सभी संकलन में प्राप्त हुए थे। फिर इन F1 पीढ़ी का हमने वापस क्रॉस कराया, अभी करेंगे। उसके बाद में यह आता है कि इसे युग्मों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं।
एक तो है कि पृथक्करण का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम के अनुसार जो F1 पीढ़ी के युग्मक है वह बन रहे थे उस टाइम इस दोनों के एलील अलग होकर क्या करते हैं, अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। यानी कि अभी देखेंगे कैसे जाते हैं। तो इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब F1 पीढ़ी के युग्म बन रहे हैं उस बनते समय दोनों एलिस क्या हो रहे हैं, अलग अलग होकर पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। इसी कारण हम इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और उसके बाद हमें जिस कारण हमें F2 पीढ़ी में वापस कौन से लक्षण, कौन सा होमोजाइगस दिखाई देता है, बोनापन वाला, शुद्ध बोनापन वाला हमें दिखाई देगा। उसके बाद में आता है इसे युग्मों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। युग्मों की शुद्धता का नियम कहने का कारण ये है कि प्रत्येक युग्मक के लिए प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक एलील पाया जाता है। एक एलील पाया जाता है, इसलिए इसे युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो हमने पढ़ा पृथक्करण का नियम को पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं। तो हमने देखा इसमें एक पृथक शब्द आया, कैसे F1 पीढ़ी के युग्मक बनते समय अलग कैसे हो रहे हैं और कैसे अलग अलग युग्मों में जा रहे हैं, अभी देखेंगे। उसके बाद में हमें वापस F2 पीढ़ी में होमोजाइगस TT फिर से प्राप्त हो जाता है। और इसे युग्मों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक युग्मक में, यानी कि प्रत्येक युग्मक में लक्षण के लिए एक एलील पाया जाता है, एक एलील पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो हमें यहाँ से F1 पीढ़ी है, हम F2 पीढ़ी निकालेंगे। तो F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी के जो हमारे संकर है TT, इनके मध्य क्रॉस करेंगे। ये हमारी कौन सी पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी। जब इनके मध्य मल्टीप्लाई किया, क्रॉस किया, तो ये दोनों हिट्रोजाइगस है। जब हिट्रोजाइगस हो तो दोनों को पृथक पृथक, तो वही सिस्टम, यानी कि जब F1 पीढ़ी के युग्मक बन रहे हैं तो युग्मक दोनों क्या हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। ये दोनों युग्मक क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। इसी प्रकार ये युग्मक भी क्या होंगे, पृथक हो जाएंगे। यहां से नीचे दिखाई नहीं देगा, पृथक हो गए। पृथक होने के बाद अपने अपने युग्मों में चले जाते हैं। अभी अपने अपने युग्मों में इस तरह जा रहे हैं, कैपिटल TT, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, उसके बाद में स्मॉल t, इस तरह। तो हमें परिभाषा याद हो जाएगी कि इसे पृथक्करण का नियम कैसे, तो इस तरह याद करनी पड़ेगी कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के जो संकर है, F1 पीढ़ी के संकर, F1 पीढ़ी के संकर युग्मक बनते समय, ये युग्मक बन रहे थे उस समय, इसमें F1 पीढ़ी में जो युग्मक बन रहे थे उस समय दोनों एलिल्स, यानी दोनों एलिल्स पृथक होकर, यहाँ से जब पृथक हुए, अलग अलग हुए, अलग अलग होने के बाद दोनों युग्मक में अपने अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। अलग अलग युग्मों में चले गए
जिस कारण हमें F2 पीढ़ी में फिर से क्या प्राप्त हो गया कि स्मॉल टी हुआ ना प्राप्त, स्मॉल टी। उसके बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट है, दो बात इंपॉर्टेंट है कि लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप हमने परिभाषा पढ़ाई थी पिछले वाले वीडियो में। परिभाषा ये थी कि जो बाहरी लक्षण रहते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसा भी मैंने समझाया था क्या उम्र के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि जीनोटाइप क्या फिक्स रहते हैं, उम्र के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो हमें जो लक्षण बाहरी रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो बाहरी रूप से हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये लंबापन है, ये लंबापन है, ये लंबापन है, ये क्या है बौनापन। इसी प्रकार यहाँ पे देखो कितने लम्बे हैं, 1 2 3, तो लंबेपन कितने हो गए 3। उसके बाद में बौनेपन कितने, 1 ही है ना, स्मॉल टी। तो फिनोटाइप कितना आ गया 3:1। उसके बाद में आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब है जो अनुवांशिकी का मेकअप हमारे अंदर है, जो अनुवांशिकी का मेकअप जो हमारे अंदर है उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसे एक्स वाई मादा नर में हम देखते हैं, उसी प्रकार जो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हम देख के बताएंगे इसमें जीनोटाइप के रेशियो क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो लंबापन यानी शुद्ध रूप से लंबापन, शुद्ध रूप से बोना और उसके बाद में शुद्ध रूप से लंबे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शुद्ध रूप से लंबापन है और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे शुद्ध रूप से बोनापन है। इसका एक तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लंबेपन अशुद्ध कितने हो गए 2। अतः जीन प्रारूप में इसमें अनुपात हो जाएगा 1:2:1। यहाँ पे एक लंबापन, 1 बोनापन और 2 क्या हो गए अशुद्ध लंबे यानी कि हेटेरोजाइगस, एक होमोजाइगस, इसके वो होमोजाइगस। तो समझ में आ गया होगा आपको। हमने शुरुआत यहाँ से की थी पृथक्करण का नियम या युग्मों की शुद्धता का नियम। उसके बाद में हमने देखा था कि नियम भी एक संकर परिणाम पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक लक्षण के अध्ययन किया जाता है, वंशा गति का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार हमने आगे देखा कि जो F1 पीढ़ी के युग्मक है वह संकर बनते समय किस प्रकार अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं और अपना रूप बना लेते हैं। उसी रूप में हमने फिर देखा फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का रेशियो कितना है, जीनोटाइप का रेशियो कितना है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा एक नियम आता है संकर पूर्वज संकरण। हमारा एक नियम आता है यहाँ पे संकर पूर्वज, जिसे बैक क्रॉस भी कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण का जो नियम है, ये नियम इस प्रकार है कि इसमें जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के जो संकर है, कौन से संकर, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका संकरण किन्हीं दो जनकों
किन्हीं दो जनकों कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया जाता है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ शब्द आया, यहाँ यानी कि एक कैपिटल टी, एक आया स्मॉल टी। इसका मतलब यहाँ पे दो नियम है, इसके संकर पूर्वज के दो प्रकार है, यानी कि पहला प्रकार इसके साथ या इसके साथ। अब जो जिसके साथ रहेगा उसका नाम अलग रहेगा, इसके साथ रहेगा तो इसका नाम अलग रहेगा। एक नाम जैसे हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, तो नाम भी अलग अलग होंगे। तो जैसे इसके दो प्रकार है, पहला प्रकार में हम क्या करते हैं कि जब F1 जनरेशन का संकरण यानी कि टीटी का संकरण किसके साथ करेंगे, कैपिटल टीटी, तो वही इनको अलग कर लेंगे। इनको एक होमोजाइगस है तो एक ले लेंगे, तो यहां से हमें एक तो प्राप्त हो गया टीटी, एक प्राप्त हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस प्राप्त हो गए। यानी कि यहाँ पर अगर पूछे कि लक्षण प्रारूप क्या है, यानी कि फिनोटाइप, तो इसमें फिनोटाइप आएगा अपन के कि इसका भी लंबापन है, इसका भी लंबापन है, यानी कि 100% क्या है, लंबे। 100% कैसे प्राप्त हुए संकर, लंबे। 100% लंबे प्राप्त हुए प्लांट्स। उसके बाद में हमें यहाँ पे देखे कि जीन यानी कि जीनोटाइप क्या आया, तो जीनोटाइप हमारा आ जाएगा 1% पूरा, यानी कि शुद्ध लम्मा और अशुद्ध लम्मा, यानी कि 1:1, 1:1। ये तो हमारा आ गया किसमें, हमने नहीं लिखा, यानी कि कौन सा नियम है। तो इसका पहला प्रकार है, जब कैपिटल टीटी से करा रहे हैं अपन, तो इसका पहला प्रकार है बाह्य संकरण। आउटक्रॉस, यानी कि जब F1 पीढ़ी का संकरण हम किसके साथ करा रहे हैं, कैपिटल टीटी के साथ, तो हमें ए प्राप्त हो जाता है 100% तो लंबे और 1:1 में जीनोटाइप प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हमारा दूसरा आता है आउटक्रॉस के बाद में, बाह्य संकरण के बाद में हमारा दूसरा नियम आ जाता है परीक्षण संकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में अब आप भी दिमाग लगा सकते हो इतना तो, कि जब हमने F1 पीढ़ी के जो टीटी है उन्हें किन्हीं दो जनकों या टी के मध्य संकरण कराया जाता है, यानी संकरण कर रहे हैं, तो हमने उनमें से एक तो ले लिया, अब बाकी का जो बचा है वो ये तो बचा है, यानी कि इसका संकरण हम किससे कर देंगे, कि F1 पीढ़ी से। तो हमें जो लक्षण दिखाई देंगे या जो हमें फिनोटाइप या जीनोटाइप दिखाई देंगे वो पता लग जाएगा कितना क्या है कितना नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, F1 पीढ़ी का
ऐसे भी यहाँ बोल दिया है जो F1PD है, इसमें क्या करते हैं F1PD TT का किन्हीं दो, इनमें से या इनमें से। तो हमने इससे तो कर लिया कैपिटल टी से, यानी कि होमोजाइजस कैपिटल टी, होमोजाइजस स्मॉल टी से करेंगे F1PD और किसके साथ, होमोजाइजस स्मॉल टी। तो ये दोनों हेटेरोजाइजस है तो हम इसको अलग कर देंगे, और ये होमोजाइजस है तो इसे ओनली एक बार लिख देंगे। वही हमने इसमें क्रॉस कराया, तो एक बार इसके पास, एक बार इसके पास, तो प्राप्त हो गया हमें टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी टी। तो यहाँ पे अब देखो कि हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से निकलेगा फिनोटाइप, फिनोटाइप में देखो आप 50% तो क्या आ रहे हैं, लम्बे, और 50% क्या आ रहे हैं, बौने। तो हम कह सकते हैं कि 50% आ रहा है टीटी और 50% ही आ रहा है क्या, स्मॉल टीटी। उसके बाद में जीनोटाइप में देखो, जीनोटाइप में भी वही है 50% और 50% ही होमोजाइजस स्मॉल टी, यानी कि 1:1। तो हमारे संकर पूर्वज संकरण का जो नियम है उसके दो भाग है, बाह्य संकरण आउट क्रॉस, परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। बाह्य संकरण किसे कहेंगे, परीक्षण संकरण किसे कहेंगे, यानी कि अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे इंग्लिश में हम परीक्षण संकरण को हम इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस करें, तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम किसका संकरण किसके साथ कराए, यानी कि स्मॉल कैपिटल टी का परीक्षण में कराए या फिर स्मॉल टी का इसमें बाह्य संकरण यानी आउट क्रॉस में कराए। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर टी है स्मॉल टी, यानी कि टेस्ट यानी होता है परीक्षण। तो स्मॉल क्यों ना हम स्मॉल टी का संकरण करा दें, किसके साथ, F1PD के कैपिटल टी के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आसानी से हमें नियम याद रह जाएगा। और जो बाकी का बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कैपिटल टी, फिर उसको इसके साथ करा देंगे। तो हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के जो लक्षण प्रारूप हैं, जीन प्रारूप है, वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा अगला नियम आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला नियम आता है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो हमने दो नियम पढ़े थे, पहला प्रभाविकता का नियम, और उसके बाद में हमने पढ़ा था ये क्या बोलते हैं, ये दूसरा नियम पढ़ा था हमने पृथक्करण का नियम, जो केवल एक संकर के परिणाम पर आधारित था, जबकि ये नियम किस पर आधारित है, दो संकर के परिणाम पर आधारित है। तो इसमें पहला तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये नियम किस पर आधारित है, तो यह नियम द्वि संकर
संकरण, हाइब्रिडिजेशन, द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। उसके बाद में इस नियम के अनुसार, इसकी परिभाषा कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो क्यों आया, क्योंकि किस पर आधारित है, द्विसंकर के संकर। अब मैंने बताया था द्विसंकर कैसे, जब दो लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे गोलाकार द्विपार्श्विक लक्षणों में, 7 जोड़ी लक्षणों में गोलाकार, पीला, हरा और झुर्रीदार, इन्हीं लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे किसमें, स्वतंत्र अपफुन के नियम में। तो इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों में इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है तो क्या होता है, यानी कि इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण, देखेंगे हम विपर्यासी लक्षण क्या है। विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों में जब हम संकरण करते हैं या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हमने इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों में संकरण कराया तो इसमें कोई एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के एलील एलील यानी विकल्पी, प्रत्येक लक्षण के एलील्स परतक्की नहीं होते हैं, केवल परतक्की नहीं होते हैं, केवल परतक्की नहीं होते हैं, केवल परतक्की नहीं
होते हैं। अपितु प्रत्येक लक्षण के विभिन्न लक्षणों के एलील प्रत्येक युग्मक में विभिन्न लक्षणों के एलील एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। तो हमारा जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अफ्रोन का नियम, लॉ ऑफ इंडिफरेंट असॉर्टमेंट, ये नियम द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार जब हमने कराएंगे अभी आगे, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वंशागति होता है अनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आ जाना, यानी कि जो पेरेंटल पीढ़ी रहती है, जो पेरेंटल जनरेशन रहती है, उसके अनुवांशिक जो लक्षण रहते हैं वो जो संतति पीढ़ी रहती है उसमें आ जाते हैं। तो इस स्थिति को हम वंशागति कहते हैं, अर्थात वंश की गति कहते हैं। तो इसी प्रकार जब अब इस पादपों में संकरण कराया तो एक लक्षण की जो वंशागति थी, यानी कि जिसमें एक वंश की जो एक लक्षण था उस वंश की जो गति हो रही थी वो दूसरे लक्षण की वंश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो प्रत्येक लक्षण है, यानी कि जो प्रत्येक लक्षण है उस प्रत्येक लक्षण के जो एलील है, एलील का मतलब हिंदी में बोले तो युग्म विकल्पी, यानी कि प्रत्येक एलील्स के केवल प्रत्यकी नहीं हो रहे हैं, वो एलील्स केवल प्रत्यकी नहीं हो रहे होते हैं, युग्मक प्रत्यकी नहीं होते हैं, अर्थात अपितु प्रत्येक युग्मक विभिन्न लक्षणों के एलील्स एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, यानी कि संदूषित नहीं रहते हैं, व्यवहार स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते रहे, यानी शोषण कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फ्री होके घूमते रहते हैं, यानी कि एक तरह से संदूषित नहीं है। तो हम देखते हैं ये किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे होता है, कैसे हमें जीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दिखाई देते हैं। जब होमोजाइगस कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कि पीला और गोलाकार, वह मैं लिख देता हूं पीला गोलाकार, उसके बाद में स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर तो हरा और स्मॉल आर है झुर्रीदार। विपर्यासी लक्षण है जब होमोजाइगस विपर्यासी लक्षण कैपिटल वाई और कैपिटल ए स्मॉल आर के मध्य संकरण करा रहे हैं, का संकरण कराने पर संकरण तो देखो F1 पीढ़ी में कैसे प्राप्त होते हैं, कैपिटल वाई, उसके बाद में कैपिटल आर, उसके बाद में स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हमारी पीढ़ी है यानी पेरेंटल पीढ़ी। यहाँ पे हमने भी वहाँ पे होमोजाइगस में एक एक लिया था, यानी कि इसमें
वाई ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया। इसी प्रकार यहाँ पे हमने एक स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर। जब हमने इनमें क्रॉस करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद में कैपिटल आर, इस तरह की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो F1PD प्राप्त हुई, सभी कैसे प्राप्त है? पीला गोलाकार, पीला गोलाकार। उसके बाद में जब F1PD का स्वपरागण करेंगे तो हमें F2PD प्राप्त होगी। वही पादपों में दो या दो से अधिक संकरण करा रहे हैं। तो F1PD में, उसके बाद में F1PD का स्वपरागण कराने पर कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F2 जनरेशन। कैसे? तो यहाँ पे है ना, ऐसे लिखना कि y, फिर उसके बाद में इसके पास जाना कैपिटल R, फिर उसके बाद में इसके पास जाना कैपिटल Y और स्मॉल r। इससे इसके पास चले गए। अब इसका नंबर स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल y और स्मॉल r, इस तरह के हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार हम इसमें मल्टी क्रॉस करा रहे हैं, तो इसको नीचे लिखो। यानी कि वही कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r। उसके बाद में स्मॉल y, कैपिटल R। उसके बाद में स्मॉल y, स्मॉल r। तो इसका इससे कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R। फिर उसके बाद में इसका इससे कैपिटल Y, उसके बाद में ये भी क्या है? कैपिटल Y, और क्या है? कैपिटल R और स्मॉल r। उसके बाद इसका इससे एक कैपिटल Y, स्मॉल y और कैपिटल R, R। उसके बाद इसका इससे कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r। उसके बाद इसका इससे कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R
स्मॉल आर। उसके बाद इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसके बाद में इससे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद इसका इससे कैपिटल वाई, ये क्या है स्मॉल वाई। उसके बाद में स्मॉल आर। उसके बाद इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। उसके बाद इसका इससे यहाँ कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद में इससे यहाँ पे भी स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल, तो इसका मतलब स्मॉल वाई और कैपिटल आर। उसके बाद इससे स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर। उसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद में इससे स्मॉल वाई और स्मॉल आर। उसके बाद ये क्या है, पीला गोलाकार। ये क्या है, पीला गोलाकार। ये क्या है, पीला गोलाकार। ये भी क्या है, पीला गोलाकार। ऐसे हमने इधर माना था कैपिटल वाई को तो पीला, और उसके बाद में कैपिटल आर को गोलाकार और स्मॉल वाई को हरा और स्मॉल आर को झुर्रीदार। तो यहाँ पर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो प्रवाही लक्षण पीला गोला। उसके बाद में यहाँ पर कैपिटल वाई है और स्मॉल आर इसका मतलब क्या हो गया, झुर्रीदार। यहाँ कैपिटल वाई है पीला, यहाँ कैपिटल आर है प्रभावी, तो गोलाकार। उसके बाद में कैपिटल वाई है पीला, यहाँ स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार। उसके बाद में यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर तो पीला और गोलाकार। उसके बाद में यहाँ पे पीला गोलाकार। यहाँ पे स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई को हमने क्या माना, हरा, और इधर कैपिटल वाई आर को गोलाकार। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई तो हरा और गोलाकार। या कैपिटल वाई कैपिटल आर है तो पीला गोलाकार। उसके बाद में क्या है, कैपिटल वाई तो पीला, और उसके बाद में स्मॉल आर तो झुर्रीदार। उसके बाद में यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल तो हरा और कैपिटल आर है गोलाकार। उसके बाद में यहाँ पे स्मॉल वाई तो हरा और यहाँ पे है झुर्रीदार। उसके बाद में इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि इसके फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। तो हम देखेंगे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन फिनोटाइप मैंने बताया था जो बाहरी रूप रहता है, यानी कि बाहरी लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम में बहुत आता है, कंपटीशन में डायरेक्ट, तो देखना यहाँ पे कितने पीले गोलाकार है। तो 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 कितने 9।
तो 9 तो हमारे यहाँ पे क्या है, पीला और गोलाकार। उसके बाद में जो हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद में क्या बच रहा है इसमें, पीला जुरीदार, पीला जुरीदार। तो पीला जुरीदार एक हो गया, उसके बाद में पीला जुरीदार एक, फिर पीला जुरीदार, पीला जुरीदार, पीला जुरीदार, फिर उसके बाद में एक और आ गया पीला जुरीदार। तो पीला जुरीदार कितने हो गए, 3। तो 9:3, तो इसे बोलेंगे पीला और जुर्रीदार। उसके बाद में पीला जुर्रीदार के बाद में हमारा अगला, पीला जुर्रीदार के बाद में, पीला जुर्रीदार के बाद में हरा गोलाकार। तो एक, फिर हरा गोलाकार 2, हरा गोलाकार, हरा गोलाकार 3, हरा गोलाकार कितने हो गए, 3। तो 3 अनुपात, यानी कि हरा और क्या है, गोलाकार। उसके बाद में इसमें देखो, हरा गोलाकार के हो जाने के बाद में अगला कौन सा आ रहा है, पीला गोलाकार हो गया, पीला जुरीदार, पीला जुरीदार भी हो गया, हरा गोलाकार हो गया। कौन सा बचा अब लास्ट में, लास्ट में बचा हरा और जुर्रीदार। क्या बचा है, हरा जुर्रीदार, जो ओनली एक है। तो क्या लिख देंगे, हरा और जुर्रीदार। यानी कि हमारे फिनोटाइप क्या हो गए, 9:3, अनुपात 3, 3:1। ये तो हमारे हो गए फिनोटाइप। अब हम इसमें ढूंढेंगे जीनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है इसमें। तो देखते हैं जीनोटाइप क्या है इसमें। जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप, जो हमारे अनुवांशिक का हमारे अंदर एक मेकअप है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, यानी जीन प्रारूप कहते हैं। तो अब देखना आप, कैपिटल वाई कैपिटल आर ओनली एक ही बार है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आर, तो एक हो गया। उसके बाद में इस पे देखो आप, कैपिटल वाई वाई, तो कैपिटल वाई वाई कहाँ पे है, यहाँ पे। उसके साथ क्या क्या है, आर आर। तो ये हो गया, इस पे राइट कर दो। इसके बाद में ये हो गया, इस पे राइट कर दो। पहले तो यहाँ लिख दो इसे, हमारा कौन सा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस पे देखो, कैपिटल वाई वाई स्मॉल ए कैपिटल आर। तो एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, और भी एक है इसमें देखो, कैपिटल वाई नहीं है। तो कितनी बार हुआ, 2 बार, यानी कि 1:2। ये हो गया अपन का। इसके बाद इसमें देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर। उसके बाद इसमें देखो, इस पे राइट कर दो। तो ये कितनी बार है देखो, अब कैपिटल आर आर ए, 2 हो गए ना। उसके बाद में और भी है क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं है। कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पे लिख दो अनुपात 2। उसके बाद में आगे चलते हैं इस पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस पे देखते हैं अपन। तो यहाँ राइट कर दो, 1 कैपिटल वाई 2, उसके बाद में 2 हो गए ना, 2 3, 3 के बाद में देखो 4, कितने हो गए, 4। तो इसके जीनोटाइप निकलते जा रहे हैं अपन के। उसके बाद में अगला है हमारा यहाँ से। उसके बाद में देखो, कैपिटल वाई 2 बार और स्मॉल आर 2 बार। तो इधर लिख देता हूँ मैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर आर, ये कितनी बार है। तो यहाँ से देखो, 1 बार, राइट कर दो 1, कैपिटल 2 बार, आर 2 बार स्मॉल में। तो देखो इसमें कैपिटल वाई स्मॉल आर आर नहीं है, ओनली कितनी बार है, 1 बार, कैपिटल वाई और स्मॉल आर आर। एक बार, तो 1।
उसके बाद में ये देखा था ना अपन ने, ये उसके बाद में नहीं, ये वाला कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और डबल आर। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर आर, ये रहा। उसके बाद में नहीं है तो ये कितने हो गए? 2। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया। इस पे देखो कैपिटल वाई वाई स्मॉल वाई वाई और कैपिटल आर आर, स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर आर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो एक, उसके बाद में देखो इसमें कहीं मिल रहा है क्या? स्मॉल वाई वाई कैपिटल आर आर कहीं नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब कितनी बार है? 1 बार। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद में इस पे आ जाओ, कैपिटल स्मॉल वाई वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद में हमारा है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस पे देखो, एक स्मॉल वाई वाई, 2, कितने हो गए? 2। उसके बाद में ये हो गया, लास्ट में कितना बचा? ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 बचे हैं। कौन कौन से? स्मॉल कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर, तो 1। उसके बाद में अगला बचा स्मॉल वाई और स्मॉल आर आर, तो 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। तो ये हमारे निकले जीनोटाइप। इसमें क्या गलती हो सकती है कहीं दिखने में, क्योंकि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, देखना पड़ेगा अच्छे से कहाँ पे क्या हुआ। मैं देख लेता हूँ इसके जीनोटाइप से निकले या नहीं निकले। तो हमारे निकलेंगे 1 2, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4, इसके बाद में 1 निकल गया, 2 निकल गया, 1 निकल गया, 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए 9। अगर कहीं गलती हो भी गई हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके बता देना, क्योंकि ये जेनेटिक्स का पार्ट ही है। ऐसा कहीं गलती हो भी जाती है तो हमें बता देना, क्योंकि अगर आप सामने तो बैठे नहीं जो हमें बता देंगे, कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। मुझे भी नहीं रहता पता मैं कहाँ गलती, अगर कुछ गलती हो जाती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में गलती हो जाती है तो बता देना, उसे बाद में सही कर देंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू आज के वीडियो के लिए।